नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल क्रिमिनल लॉ विद प्रवीण नट में आपका स्वागत है। साथियों, हमने जो CRPC की सीरीज शुरू की थी उसका आज हमारा ये चौथा वीडियो है। पहला वीडियो हमारा FIR से लेके और चार्जशीट तक था। दूसरा वीडियो हमारा 156(3) तक था। साथियों, अभी तक हमने अपने 3 वीडियो में जाना कि पुलिस किस तरह कार्रवाई करती है, FIR किस तरह दर्ज होती है। साथियों, जब FIR दर्ज होती है, पुलिस पूरी अपनी जांच कोर्ट में दाखिल करती है, चार्जशीट, उसके बाद कोर्ट में ट्रायल कैसे चलता है, इस संबंध में आज हम बात करेंगे। साथियों, जिस प्रकार से CRPC में विभिन्न ट्रायलों की बात की गई है, उसी क्रम में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वारंट ट्रायल के बारे में कि आपका केस किस तरीके से कोर्ट में चलता है और किस तरीके से एडमिट होता है, इस संबंध में आज हम बात करेंगे। साथियों, CRPC की धारा 2X वारंट मामले की परिभाषा बताती है। साथियों, CRPC की धारा 2X वारंट मामले की परिभाषा बताती है कि वारंट मामले क्या होंगे। तो साथियों, CRPC में बताया गया है कि वारंट मामले वे समस्त मामले जिसमें कारावास 2 वर्ष से अधिक है तथा आजीवन कारावास तक है, वे सभी मामले वारंट मामले होंगे। कौन से वारंट मामले होंगे? जिसमें कारावास 2 वर्ष से अधिक है। वे सभी वारंट मामले होंगे। साथियों, तो CRPC की धारा 2X वारंट मामले को परिभाषित करती है। तो साथियों, इसी प्रकार आज हम अध्ययन करेंगे कि वारंट मामले किस तरह से चलते हैं और किस प्रकार से होते हैं, कौन से वारंट मामले हैं। साथियों, CRPC में वारंट मामलों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला वारंट मामला पुलिस रिपोर्ट में संस्थित मामला है। दूसरा पुलिस रिपोर्ट से भिन्न। साथियों, पुलिस रिपोर्ट से संस्थित वो मामले हैं जिसमें पुलिस FIR दर्ज करके और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करती है, और पुलिस रिपोर्ट से भिन्न वे मामले हैं जिसमें कंप्लेनेंट परिवाद पेश करके, मजिस्ट्रेट के सामने परिवाद पेश करके आगे की कार्रवाई चाहता है, वो पुलिस रिपोर्ट से भिन्न मामले हुए। और पुलिस रिपोर्ट से संबंधित मामले FIR जिसमें पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल की जाती है। साथियों, यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट से भिन्न भी 2 प्रकार के हैं। एक है सेशन मामला और दूसरा है मजिस्ट्रेट के समक्ष वारंट मामला। साथियों, वारंट मामले में पहले तो 2 प्रकार से विभाजित किया है, पुलिस रिपोर्ट पे संस्थित और पुलिस रिपोर्ट से भिन्न संस्थित मामले। यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, सेशन मामले और मजिस्ट्रेट मामले। साथियों, सेशन मामले वे मामले होते हैं जो अधिक गंभीर प्रकृति के मामले हैं, तो उनको सेशन में ट्रायल के लिए दे दिया गया है। तो वे सेशन मामले हुए जिसकी कार्रवाई 225 से लेके 238-36 तक चलती है। और मजिस्ट्रेट में जो वारंट मामले होते हैं उनकी कार्रवाई चलती है 238 से लेके 243 और 248, इन सब में चलती है। साथियों, आज हम बात करेंगे कि मजिस्ट्रेट के समक्ष वारंट मामले का ट्रायल कैसे होता है। आज इस संबंध में बात करेंगे। ये चार्ट जरूर बनाइए, अपने याद रहेगा। तो आज हम बात करेंगे पुलिस रिपोर्ट पे संस्थित मजिस्ट्रेट के सामने वारंट मामले में
साथियों, मजिस्ट्रेट के समक्ष जब सर्वप्रथम वारंट मामला चलता है साथियों, तो इसमें आ जाते हैं सबसे पहले धारा 238 से प्रारंभ होता है मजिस्ट्रेट के समक्ष जो वारंट मामला चलता है। तो साथियों, सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे धारा 238। 238 हमें यह बताती है कि धारा 207 का अनुपालन किया जाना है। धारा 207 का अनुपालन। तो मजिस्ट्रेट के समक्ष सर्वप्रथम कार्रवाई 238 में होगी, जहां पे 207 का अनुपालन करना है। तो 207 कहती है कि एक्यूज्ड को, अभियुक्त को एफआईआर की कॉपी, साक्ष्यों के कथन और 173(2) की रिपोर्ट या अन्य कोई दस्तावेज जब धारा 238 में कार्रवाई जाएगी तो सबसे पहले अक्यूज्ड को एफआईआर की कॉपी, साक्ष्यों के कथन, धारा 173(2) के तहत पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज जो भी अभियोजन पक्ष देना चाहता है, ये सब चीजें जब एक बार अक्यूज्ड को मिल जाती हैं, यानी सामान्य भाषा में जो बोलते हैं कि इन सब चीजों की नकलें जब अक्यूज्ड को मिल जाती हैं, तब कहा जाता है कि धारा 238 का पालन किया गया। जब यहाँ पे एक बार ये सब चीजें अक्यूज्ड को मिल जाएंगी, अब कार्रवाई जाएगी 239 और 240 में। यहां से 238 का पालन हुआ, यहां से कार्रवाई गई 239 और 240 में। यहां पे जब मजिस्ट्रेट ने एक्यूज्ड को एफआईआर की कॉपी, साक्ष्यों के कथन, 173(2) की पुलिस की रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज दिए, मजिस्ट्रेट ने उन दस्तावेजों का अध्ययन किया और साक्षी, यहाँ पे मजिस्ट्रेट की बात यह हो सकती है 239 के तहत कि वह एक्यूज्ड की 313A1 वाली परीक्षा कर सकता है, A1 वाली परीक्षा करता है, 313A1 वाली परीक्षा कर सकता है। ये परीक्षा मजिस्ट्रेट किसी भी प्रकरण पे कर सकता है, किसी भी स्टेज में कर सकता है। यहाँ पे 313B1A वाली परीक्षा की बात नहीं हो रही है, ये तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस की बात होती है, लेकिन यहाँ पे 313A1 की परीक्षा की बात हो रही है। यहाँ पे मजिस्ट्रेट को लगता है कि परीक्षा करना जरूरी है, तो वो एक्यूज्ड की 313A1 वाली परीक्षा कर सकता है और पूरी चार्जशीट और साक्ष्यों के कथन का अध्ययन करेगा। यदि इन सब चीजों को मजिस्ट्रेट अध्ययन करेगा, एक बार अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि एक्यूज्ड के खिलाफ कोई आधार नहीं है कार्रवाई के, इन सब चीजों के अध्ययन करने के बाद यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि एक्यूज्ड के खिलाफ कार्रवाई की कोई आधार नहीं है, तो वो 239 के तहत अभियुक्त को डिस्चार्ज कर देगा, उन्मोचित कर देगा। यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि अभियुक्त के खिलाफ कोई ग्राउंडलेस है, पूरे आधार ग्राउंडलेस हैं, तो वो 239 के तहत उन्मोचित कर देगा। यहीं पे यदि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि एक्यूज्ड के खिलाफ कार्रवाई के आधार हैं, ग्राउंड हैं, तो वो यहाँ पे 240 के तहत चार्ज लगाएगा, आरोप विरचित करेगा। जब यहाँ पे मजिस्ट्रेट 240 के तहत चार्ज लगाएगा, तो चार्ज को एक्यूज्ड को पढ़कर सुनाया जाएगा और समझाया भी जाएगा। यहाँ पे जब मजिस्ट्रेट 240 के तहत चार्ज लगाएगा, तो यहाँ पे एक्यूज्ड को सुनकर समझाया भी जाएगा और पढ़ाया भी जाएगा। अब यहाँ पे एक्यूज्ड को पूछा जाएगा कि आप चार्ज स्वीकार करते हैं या ट्रायल चाहते हैं। यहाँ पे एक्यूज्ड के पास दो विकल्प हैं, स्वीकार या ट्रायल, यानी विचारण चाहते हैं।
यहाँ पे 240 के तहत चार्ज लगा। 240 में एक्यूज को पूछा गया कि आप उसको समझाया जाएगा, पढ़कर समझाया जाएगा। यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या आप चार्ज को स्वीकार करते हैं या विचारण चाहते हैं। यहाँ पे यदि अगर एक्यूज चार्ज स्वीकार करता है तो कार्रवाई 241 के तहत होगी। कार्रवाई सीधे कहाँ जाएगी? 241 में। और 241 कहती है प्ली ऑफ गिल्टी, यानी दोषी होने का अभियोग। यदि अक्यूज्ड यहाँ पे चार्ज स्वीकारता है तो 241 के तहत प्ली ऑफ गिल्टी किया जाएगा। उसके प्ली ऑफ गिल्टी को रिकॉर्ड किया जाएगा और प्ली ऑफ गिल्टी को रिकॉर्ड करने के बाद मजिस्ट्रेट उसको दोषित करेगा। यदि चार्ज स्वीकारता है तो मजिस्ट्रेट 241 के तहत प्ली ऑफ गिल्टी को रिकॉर्ड करेगा और उसको 248 के तहत दोषित करेगा। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यदि किसी अक्यूज ने चार्ज स्वीकारा है या प्ली ऑफ गिल्टी की है तो मजिस्ट्रेट दोषित करेगा। यहाँ पे मजिस्ट्रेट बाध्य नहीं है, वो उसकी शक्ति है कि वो ट्रायल करे या उसको दोष सिद्ध करे। यदि उसे दोष सिद्ध करेगा तो उसे यहाँ पे सजा के पर्सन पे सुनना पड़ेगा। 248 में यदि अगर मजिस्ट्रेट प्ली ऑफ गिल्टी के आधार पे दोष सिद्ध करता है तो उसे 248 में उसे सजा के पर्सन पे सुनना पड़ेगा। उसके बाद उसे सजा देनी होगी। यहाँ पे एक चीज की बात करना चाहूंगा कि यहाँ पे जब अक्यूज प्ली ऑफ गिल्टी करता है तो वो दोष सिद्धि के विरुद्ध सेशन कोर्ट में अपील नहीं कर सकता है कि मुझे दोषित गलत किया गया है। वो यहाँ पे सजा के पर्सन पे अपील कर सकता है कि मुझे किसी अक्यूज को जैसे 5 साल की सजा मिली प्ली ऑफ गिल्टी के आधार पे, तो वो यहाँ पे इस बात की अपील नहीं करेगा कि मुझे सजा क्यों मिली। वो यहाँ पे इस बात की अपील करेगा कि मुझे 5 साल की सजा नहीं मिलनी चाहिए थी, 3 साल की मिलनी चाहिए थी। वो इस बात की अपील करेगा यहाँ पे प्ली ऑफ गिल्टी में। और हाई कोर्ट में यदि आपने प्ली ऑफ गिल्टी की तो उसका तो कोई अपील भी नहीं कर सकते, उसकी सजा के पर्सन पे भी आप अपील नहीं कर सकते हैं। तो ये प्ली ऑफ गिल्टी के संबंध में था। यदि आप प्ली ऑफ गिल्टी करता है तो 248 के तहत सजा सुना देगा। यदि यहाँ पे वो चार्ज बोलता है कि चार्ज स्वीकार नहीं और विचारण चाहता है, तो कार्रवाई सीधा जाएगी 242 में, अभियोजन साक्ष्य। यहाँ पे यदि मजिस्ट्रेट चार्ज स्वीकार एक्यूज अगर चार्ज स्वीकार नहीं करता है, यदि चार्ज स्वीकार करते हैं तो वो हमने जाना कि 241 में प्ली ऑफ गिल्टी की, 248 में सजा मिली। यदि वो यहाँ पे अपने मामले का विचारण चाहता है, ट्रायल चाहता है, तो कार्रवाई सीधा 242 में जाएगी। 242 में अभियोजन का साक्ष्य। अब प्रोसिक्यूशन एविडेंस यहाँ से स्टार्ट होगी कि एविडेंस किस प्रकार से ली जाए, इसको हम अगले पार्ट में करेंगे। ये हमने अभी तक जाना कि किस तरह की कार्रवाई हुई और अब किस तरह से कोर्ट में गवाही होती है, किस तरह से अभियोजन का साक्ष्य होगा, प्रतिरक्षा साक्ष्य होगा, उन सब के बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।